जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ लेसन नंबर 1, जो कि पाठ है क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। और आज से हम क्लास टेंथ का मैथ्स बेसिक्स लेके एडवांस तक लेके चलेंगे। ठीक है। तो आज का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और आगे कितने नंबर का सवाल आता है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे आता है। आज हम सब ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आप सबको डिफिनेशन याद नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा। बस याद रखिए, बस समझते रहिए हाँ कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और इसके भाग। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि पाँच पाँच एक वास्तविक संख्या है। हाँ, पाँच एक वास्तविक संख्या है। अगर बोल दें सात एक वास्तविक संख्या है। हाँ, सात एक वास्तविक संख्या है। अगर आपको बोल दें हम नौ एक वास्तविक संख्या है। हाँ, नौ एक वास्तविक संख्या है। अगर हम आपको बोल दें माइनस माइनस दो एक वास्तविक संख्या है। हाँ, माइनस दो एक वास्तविक संख्याएं हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, जीरो से माइनस इन्फिनिटी और जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक अगर कोई बीच में नंबर आए तो सब सब वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि करड़ी में पाँच एक वास्तविक संख्या है। हाँ, करड़ी में पाँच एक वास्तविक संख्या है। अगर आपको बोल दिया जाए करड़ी में सात एक वास्तविक संख्या है। हाँ, करड़ी में सात एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जीरो से माइनस इन्फिनिटी और जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक अगर कोई भी संख्या है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर आपको बोल दी जाए करड़ी में पाँच एक वास्तविक संख्या है। हाँ, करड़ी में पाँच एक वास्तविक संख्या है। अगर बोल दिया करड़ी में सात एक वास्तविक संख्या है, करड़ी में सात एक वास्तविक संख्या है। अगर आपको बोल दी जाए माइनस दो एक वास्तविक संख्या है, तो माइनस दो एक वास्तविक संख्या है। बस यही आज का मतलब वास्तविक संख्या मतलब इतना ही था। अब इसके हम आगे चलते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा भाग है अपरिमेय अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे रैशनल रैशनल नंबर। इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल इरेशनल नंबर। याद रखिएगा, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आप देखिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, वे संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। डिफिनेशन बस याद रखिएगा, समझते रहिए, समझ से पढ़िए, डिफिनेशन याद मत करिए, बस यही समझिए कि जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको हम बोल दें पाँच बटे नौ परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या, क्योंकि यह अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है। अगर आपको बोल दें हम तीन बटे आठ परिमेय संख्या है। हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। अगर आप बोल दें माइनस दो बटे नौ परिमेय संख्या है। हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, समझिए। अगर अब आगे देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, नोट करके बता दे रहे हैं। इसमें जो क्यू होगा मतलब जो हर का भाग होगा, हर हर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर क्यू या हर कभी भी जीरो हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाता, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब जिसे अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे 5/0 क्या एक अपरिमेय संख्या है? हाँ, एक अपरिमेय संख्या है। अगर बोल दे -7/0 क्या एक अपरिमेय संख्या है? हाँ, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको बोल दें हम 9/0 एक अपरिमेय संख्या है? हाँ, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए आप सब? एकदम बेसिक था, बस कुछ था नहीं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? 0 से -इन्फिनिटी और 0 से +इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या आए तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और यह दो भागों में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल कैसे? देखिए, जैसे 5/9, 3/8, -2/9। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या में जो क्यू है, क्यू मतलब जो हर नीचे वाला पार्ट, वो कभी भी 0 ना हो। ठीक है। अब परिमेय संख्या एग्जाम्पल देखिए, 5/0, -7/0, 9/0, यह एक परिमेय संख्या है। तो चलते हैं आज के हम सवाल पर। तो चलते हैं अपने सवाल पर। देखिए, आज का सवाल क्या है? पहला सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये आपको संख्या दी गई है 140 और 156। इसका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। ये लिखेंगे सबसे पहले पहले यहाँ पे 140 लिखिए। पहला सवाल क्वेश्चन लिखेंगे 140 का 140 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप सब पिछली कक्षा है, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 में निकालना आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप 140 का फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड निकाला जानते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्याओं से भाग दीजिए। अगर कट जाए और कट के लास्ट में एक आ जाए तो उसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है। 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे 7 2 40 मतलब 0 आ गया। 70 दूनी 140, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 5 6 10, 35 दूनी 70, फिर 5 आया मतलब 5 7 35, फिर 7 से काटिए, 7 के 7 मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आपका सिंपली आंसर हो गया। ये पेपर में एक नंबर के आता है, एक नंबर में आता है, मतलब एमसीक्यू में आता है अधिकतर। और लिखित में आ जाए तो आपको ऐसे करना है। 140 का हेडिंग बना लेना है, नीचे लिखना है एक लाइन 140 का अभाज्य गुणनखंड, नीचे यहाँ पे फैक्टर बना लीजिएगा, मतलब गुणनखंड कर लीजिएगा। जो आंसर आए आप वहीं पे उतार लीजिएगा। और जहां तक अधिकतर से अधिकतर चांस है कि यह एमसीक्यू में आता है और कन्फर्म आता है कि बोल दी जाए 140 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड, और कोई भी संख्या देगा बोलेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अगर एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा, मतलब ऐसे बना के ऑप्शन में जो टिक मार दीजिएगा। अगर लिखित में आ जाए तो ऐसे कर दीजिएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हाई चांस है कि यह एमसीक्यू में आएगा। और अधिकतर मतलब हर साल देखते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता ही आता है। एक नंबर का मतलब एक नंबर क्वेश्चन जरूर आता ही आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है। अब चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर। अब बोला गया कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड अब कैसे करेंगे? लिखेंगे 156 हेडिंग बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का। लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड और उसके नीचे क्या निकालेंगे आप? गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से 214, 2 8 16, फिर 2 काटिए, 2 3 आई 6, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 के 3, 3 3 का 9, फिर
13 से काट दीजिए, 13 के 13, मतलब 156 का अभाज्य गुणन क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो यहाँ पे आंसर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये बेसिक सिंपली याद रखिएगा, सब नॉर्मल सवाल है, आप सब पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे और आपके बोर्ड पेपर में कंफर्म है कि यह 1 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए आज का दूसरा सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। ये आप सवाल पिछली कक्षाएं में कक्षा 1 से 2 से 3 से पढ़ते चले आए होंगे कि मासा और लासा कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ सिंपल मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले सवाल देखिए, 26 तथा 91 का मासा तथा लासा पूछा है। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 26 का अभाज्य, 26 का अभाज्य गुणनखंड और यहाँ पे लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले दो संख्या दी गई है 26 और 91, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा आप। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 13, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है ना, 2 गुणे 13। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 गुणे 13। ठीक है, अब इसके नीचे एक लाइन खींचिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा मासा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं HCF। मासा कैसे निकालते हैं, ऊपर का एक संख्या अगर नीचे के एक संख्या से मिलता जुलता रहे, मतलब बॉन्ड बना ले, जोड़ा बना ले, तो उसे HCF कहते हैं। देखिए ऊपर भी 13 है, नीचे भी 13 है, ऊपर दोनों मैच कर गए तो उसे डब्बा में पैक कर दीजिए और पैक करके नीचे उतार दीजिए। ठीक है, 13 मैच कर गया, एक डब्बा बना लीजिए और जो मैच कर गया उसे नीचे लिख दीजिए, वही आपका मासा हो गया। और लासा कैसे निकालते हैं, लासा जो इसे हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं LCM। देखिए जो बॉन्ड बन गया ठीक है, जो जो नहीं बॉन्ड बना वो लासा कहलाएगा। देखिए 2 बच गया तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर गुणे 7 बच गया, यहाँ पे 7 लिखेंगे। और याद रखिएगा जिसका बॉन्ड बन गया, जैसे 13 और 13 का बॉन्ड बन गया मतलब जोड़ा बन गया, तो उसे हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा सिंपली 13। ठीक है, अब सवाल क्या है कि लासा ज्ञात कीजिए। 13 सते 91, 91 दूनी 182, मतलब आपका 26 और 91 संख्या का, 26 तथा 91 का मासा आया है 13 और लासा आया है 182। ठीक है, फिर से सवाल समझा दे। सवाल पूछा गया था 26 तथा 91 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। लिखेंगे सबसे नहीं पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके नीचे लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 13 होगा, और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 गुणे 13 होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दिया मासा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं HCF। ठीक है, ऊपर की संख्या देखें, नीचे की संख्या देखें, जो मैच कर जाए उसे एक डब्बे में पैक कर दीजिए, मतलब उसका जोड़ा बना दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए, और जिसका जोड़ा बन जाए तो उसे नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब जो संख्या बच गई, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, ठीक है, अब उसे लिख दीजिएगा। जैसे 2 बच गया तो यहाँ पे 2 लिखिए, गुणे 7 बच गया 7 लिख दिए। और याद रखिएगा जिसका जोड़ा बन गया उसे एक बार जरूर लिखिए, जैसे 13 और 13 का जोड़ा बन गया तो उसे हम एक बार लिखेंगे सिंपल। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 13 सते 91, 91 दूनी 182, मतलब आपका 26 तथा 91 का मासा आया है 13 और लासा आया है आपका 182। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 510 तथा 92 का मासा तथा लासा ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 510 का अभाज्य
गुणन खंड, फिर लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणन खंड। 510 का बड़ी संख्या है, इसे निकाल ले रहे हैं। 510 का आप जब निकालेंगे तो 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से करिए, सॉरी 3 से करिए, 3 से करेंगे तो 3 8 24, 1 बचा 3 पचे 15, फिर 5 से करिए, 5 के 5, 3 बचा 5 सत्ते 35, फिर 17 से कर दीजिए। ठीक है, अब इसका वो क्या आया, तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसी प्रकार 92 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करिए, 2 चौका 8, 46 दूनी 92, फिर 23 दूनी 46, फिर 23 इक्के 23, मतलब आपका 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे लाइन खींचिए, यहाँ पे नीचे लिखिए HCF मतलब मासा। अब जिसका जिसका जोड़ा बन गया, देखिए ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, इसका जोड़ा बन गया तो उसे आप डब्बे में पैक कर दीजिए। और किसका जोड़ा और किसी का भी जोड़ा नहीं बना तो उसे रहने दीजिए। 2 और 2 का जोड़ा बन गया तो उसे डब्बे में पैक कर दीजिए और वही आपका मासा हो गया सिंपली। ठीक है, अब उसके बाद लासा निकाल लीजिए, एलसीएम लासा जिसका जिसका जोड़ा नहीं बना उसे उतार लीजिए। जैसे 2 का नहीं बना, एक 2 का लिख दिए, और एक 2 का जोड़ा बन गया तो उसे सिंपली एक बार लिखेंगे। 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 लिखेंगे, फिर 5 का जोड़ा नहीं बना 5 से लिखेंगे, 7 का नहीं बना तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 23 का नहीं बना तो यहाँ पे 23 लिखेंगे। अब इसका सिंपली हम गुणा करते हैं, 23 2 4, इसका हम गुणा करेंगे तो लगभग आएगा ऑलमोस्ट 23,446। कर लीजिएगा आप सब, 23,446 एग्जाम्पल, मतलब एज इट इज इतना ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। और ये सिंपल देखिए, कुछ था नहीं, लासा तथा मासा ज्ञात करना था, और आपके पेपर में कम से कम 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभार होता है कि इसी मतलब यही क्वेश्चन दे दे, या इस पे एक कॉन्सेप्ट आता है, आगे हम सीखेंगे, उस पे सवाल पूछ सकता है। तो चलते हैं आज के तीसरे सवाल पर। तो देखिए दोस्तों, आज का तीसरा सवाल है एकदम मस्त लाजवाब सा। देखिए सवाल क्या है, तीसरा नंबर, यदि दो संख्या दी गई है आपको 26 और 91, दो संख्या दी गई, यदि 26 तथा 91 का HCF मतलब मासा। ठीक है, यदि 26 और 91 का HCF मासा आपको दिया गया है 13, तो यही दो संख्या मतलब 26 और 91 का लासा, जिसे LCM कहते हैं, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस पे एक आइडेंटिटी इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, उसे याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी जो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, क्या है कि 26 और 91 का HCF मतलब मासा आपको दिया गया है 13, तो 26 और 91 का आपको लासा ज्ञात करना है। ठीक है, आप याद रखिएगा, चूंकि एक आइडेंटिटी की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके HCF गुणे LCM मतलब मासा गुणे लासा के बराबर। ठीक है, याद रखिएगा, यही आइडेंटिटी चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके मासा गुणे उसके लासा के बराबर। ठीक है, अब देखिए इनमें दो संख्या कौन कौन सी है, एक संख्या है 26, एक संख्या है 91, मतलब एक संख्या है 26 गुणे दूसरी संख्या क्या है 91, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके मासा और लासा के बराबर होता है। दो संख्याओं का मासा कितना दिया गया था
26 और 91 का HCF कितना दिया गया है, मासा 13 दिया गया है। तो जहाँ पे मासा है वहाँ पे लिखेंगे सिंपली 13 गुणे लासा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लासा को सिंपली हम लासा लिख देंगे। ठीक है, फिर समझ लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल आइडेंटिटी याद रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके मासा गुणे उसके लासा के बराबर। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है 26 और दूसरी है 91। मतलब 26 गुणे 91 बराबर उसके मासा और गुणे लासा के बराबर। 26 और 91 का HCF मतलब मासा कितना दिया गया है आपको, 13 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और लासा तो ज्ञात करना है, तो लासा को सिंपली हम लासा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, ये देखिए जो 13 है लासा के साथ में गुणा में है, अब बराबर के इधर साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुणे 91 बटे में 13 बराबर ला सा। तो 13 के 13, 13 दूनी 26, मतलब 13 दूनी दूनी 26। तो लासा कितना निकला, 2 गुणे 91 बराबर लासा निकला। मतलब गुणा करेंगे तो हम गुणा करेंगे तो 91 दूनी 182, मतलब आपका लासा निकला 182। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको, फिर से समझा दे रहे हैं आपको, याद रखिए। सवाल पहले क्या है, 26 और 91 का अगर HCF मतलब मासा आपको दिया गया है 13, तो 26 और 91 का आपको लासा ज्ञात करना है। ठीक है, आइडेंटिटी कभी मत भूलिएगा कि चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके मासा गुणे लासा के बराबर। ठीक है, अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है 26, एक है 91। मतलब दो संख्या 26 और 91 का जो गुणनफल है बराबर उसके मासा गुणे लासा। और 26 और 91 का मासा मतलब HCF कितना दिया गया है आपको, 13 दिया गया है, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 13 गुणे लासा ज्ञात करना है, तो लासा को सिंपली हम रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 13 है लासा के साथ गुणे में है, बराबर के इधर साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। फिर 13 के 13, 13 दूनी 26 काट दीजिएगा, लासा क्या बचा 2 गुणे 91। जब 91 गुणे 2 करेंगे तो आपका 182 आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आज के चौथे सवाल पर। ठीक है, आज तो चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, देखिए सवाल, यदि दो संख्या दी गई है 306 और 657। ठीक है, 306 और 657 का अगर मास मतलब 306 और 657 का मास आपको दिया गया है कितना, 9 दिया गया है। तो 306 और 657 का आपको मासा ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, लिखेंगे क्या, चूंकि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल उसके मासा और लासा के बराबर होता है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा गुणे लासा के बराबर होता है। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक संख्या है 306 गुणे दूसरी संख्या कौन कौन है 657। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके मासा और गुणे लासा के बराबर है। मासा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे लासा ज्ञात करना है आपको, तो लासा को लासा सिंपली लिख देंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए सवाल, दो संख्या दी गई आपको 306 और 657 का गुणनफल, मासा को दिया गया है 9 यहाँ पे, तो 9 लिखेंगे, तो लासा ज्ञात करना है, तो लासा को सिंपली लासा लिखेंगे। ठीक है, अब 9 देखिए, 9 लासा के साथ गुणे में है, बराबर के इधर साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे में 9 बराबर ला सा। फिर 9 के 9, 9 त्रिक 27 काट दीजिए, 3 बचा, 9 चौक 36, मतलब आपका आ गया 34 गुणे 657 बराबर ला सा। जब गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे बता रहे हैं आपको गाइज, 34 गुणे 657 करेंगे तो 22,338 आएगा। जब गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, गुणा में बहुत भारी गुणा था, लंबा गुणा था, तो ऐसे देर हो जाता है, इसीलिए हम कैलकुलेटर का यूज किए। ठीक है, अब हो गया, आज चलते हैं आज के तीसरे सवाल पर।
तो देखिए आज का सवाल फिर से, यदि लासा दिया गया है आपको 6 और 20 का लासा आपको दिया गया है 60, तो 6 और 20 का आपको मासा ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो सवाल को हल करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, देखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उसके मासा गुणे लासा के बराबर। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है मासा गुणे उसके लासा के। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो है 6 गुणे दूसरी संख्या कौन है? एक है 20। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके मासा तो ज्ञात करना है, मासा को मासा लिखेंगे। फिर लासा कितना दिया गया है आपको? 6 और 20 का आपको लासा दिया गया है आपको 60, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे 60। ठीक है, अब देखिए जो 60 है ये मासा के साथ गुणे में है। ठीक है, गुणे में है, बराबर की इधर साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो लिखेंगे 6 गुणे 20 बटे में 60 बराबर मासा। देखिए 6 के 6 दहम्मा 60, 10 एक के 10, 10 दूनी 20, मतलब आपका मासा क्या आ गया यहाँ पे? आपका मासा आ गया सिंपली 2। ठीक है, समझ में आया इतना प्यारे बच्चों? ठीक है, फिर से बता रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा आइडेंटिटी कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा होता है। ये कब लगाना है? जब आपको दो संख्या दिया रहे और मासा या लासा दिया रहे और कोई एक ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, उसके लिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। और सिंपली ये आपके कभी कभार एमसीक्यू में भी आता है, सिंपल सा एमसीक्यू में आएगा, नहीं तो अगर लिखित में आएगा तो यह 2 नंबर के नीचे नहीं आता है, और डेफिनेटली आता है इस क्वेश्चन से, मतलब इस टॉपिक से उठ के आता ही है। ठीक है, फिर से देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। दो संख्या कौन कौन सी है? एक 6 है एक 20 है, मतलब इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके मासा गुणे लासा। लासा कितना दिया गया था? 6 और 20 का लासा दिया गया था आपको 60, तो यहाँ पे लेंगे 60। मासा ज्ञात करना है तो मासा को मासा सीधे रहने देंगे। ठीक है, अब 60 देखिए यहाँ पे गुणे में है, बराबर किधर साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो काट दीजिएगा 6 के 6, 6 दहम्मा 60, फिर 10 एक के 10, 10 दूनी 20, मतलब आपका मासा आ गया सिंपली 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया सबको? आज हम सिंपली क्या पढ़े? वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? वास्तविक संख्या के भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। परिमेय संख्या पढ़े और अपरिमेय संख्या पढ़े। परिमेय संख्या के किसे कहते हैं ये पढ़े, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं ये भी पढ़े, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी पढ़े। और हम सवाल क्या क्या लगाए? आज हम पहले टाइप का सवाल लगाए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड पक्का है, डेफिनेटली आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आता है। और उसके बाद क्या किए? लासा निकालना सीखे हमने, मासा निकालना सीखा। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, कम से कम मिनिमम 2 नंबर का, मतलब मैक्सिमम 2 नंबर का पूछा जाता है। मिनिमम 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का पूछा जाता है। और यही यदि एचसीएफ और लासा दिया रहे, आपको मासा निकालना हो, तो यही आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। दो संख्या दिए रहे, ठीक है, तो ये भी सवाल में 2 नंबर का आता है। तो आज हमने क्या सीखा? वास्तविक संख्या, उसके भाग और क्वेश्चन। ठीक है, इतना सवाल आप कर लीजिए, आपके कम से कम बोर्ड में 3 नंबर से 4 नंबर तक आपके सवाल पक्का हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना ना? अब उसके आगे चलते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, जो मिनिमम 1 नंबर के आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई बार है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं आज के सवाल पर। बताइए, क्वेश्चन है 1 नंबर का आपका, 1 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि ए बी सी डी में कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी संख्या परिमेय है? ठीक है, अब आप ये याद रखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। अब हमने जैसे पढ़ा था एग्जाम्पल 3/5, 4/9, -2/5, हमने वहाँ पे अंडर रूट में नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसमें आप ये देखिए कि किसका वर्गमूल हो रहा है। देखिए करणी में 7 का मान क्या होता है? करणी में 7 ही होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। करणी में 9 का मान क्या होता है? करणी में 9 का मान होता है 3 होता है। ठीक है,
करड़ी में 9 का मान 3 होता है, तो ये सिंपली करड़ी में नहीं है और नीचे इसके हम 1 मान सकते हैं, मतलब ये P/Q के रूप में लिखा जा सका है, तो यही आपका आंसर होगा। करड़ी में 11 देखिए, करड़ी में 11 आपका वर्गमूल करिए, करड़ी में 11 का मान करड़ी में 11 ही होता है, मतलब पॉइंट में कुछ आता है लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो इसे करड़ी में 11 लिख देंगे। और याद रखिएगा हमेशा नोट में, अगर कोई चीज करड़ी में जैसे 5, करड़ी में 7 या करड़ी में 9, करड़ी में 9 तो परिमेय संख्या होगी सिंपली। करड़ी में 11 अगर करड़ी में 11 आ जाए तो ये हमेशा अपरिमेय कहलाएगी, अपरिमेय। ठीक है, याद रखिएगा। करड़ी में अगर कोई भी चीज आ गए तो हमेशा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो करड़ी में 7 का मान करड़ी में 7 ही होता है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या रखेंगे। करड़ी में 9 का मान क्या होता है? करड़ी में 9 का मान 3 होता है और नीचे हम इसके 1 मान सकते हैं, तो यह P/Q के रूप में हो गया, तो यह आपका आंसर है बी नंबर। और करड़ी में 11 का मान क्या होता है? करड़ी में 11 का मान करड़ी में 11 ही होता है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए कुछ मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना समझिए आप सब प्यारे बच्चों। अब उसके अगला सवाल लेते हैं कि बताइए ABCD में से कौन सी अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं पूछा गया है, अपरिमेय संख्या पूछा गया है। ठीक है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, अब करड़ी में 16 का मान क्या होता है? करड़ी में 16 का मान होता है सिंपली 4 और नीचे 1 मान सकते हैं, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। करड़ी में 17 का मान क्या होता है? करड़ी में 17 होता है, ये एक आंसर हो सकता है। ठीक है, करड़ी में 9 का मान क्या होता है? करड़ी में 9 का मान होता है सिंपली 3, नीचे 1 मान सकते हैं, मतलब ये भी P/Q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। और 14 तो एक परिमेय संख्या है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक समझो, ठीक है, समझे आप सब प्यारे बच्चों? ठीक है, आज आज सब समझ गए? ठीक है, आज हम लेक्चर यहीं तक रखेंगे और इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ये आज हम क्वेश्चन लेके आए। अगले चैप्टर में हम सिद्ध करेंगे कि करड़ी में 17 कैसे अपरिमेय संख्या, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या कैसे, करड़ी में 2 कैसे अपरिमेय संख्या, मतलब ये आप क्वेश्चन में डेफिनेटली, मतलब कन्फर्म में मैं आपको दावा दे रहा हूँ कि ये कन्फर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हम सेशन यहीं तक रखेंगे और इतना समझ में आया सब प्यारे बच्चों? अगर इतना समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन दोस्तों को कीजिए जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, प्लस पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं और इस बार क्लास 10th के बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक्स लेकर एडवांस तक कर देंगे। ठीक है, आप लोग का मैथ जो बच्चा था, बच्चे से हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, और चलते हैं, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद।